ठीक है। सो देखिए, यही कह रहा है कि मैक, देखिए होस्ट डिफेंस जो है आपका, ये गड़बड़ा गया। होना क्या चाहिए था, मैक आपने बनाया पैथोजन के लिए, ठीक है, लेकिन जब हाई अमाउंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स बने रहेंगे, जैसे C5 भी बहुत ज्यादा मात्रा में है, C5 C5 कन्वर्टेज एंजाइम बहुत ज्यादा मात्रा में, C3 कन्वर्टेज ज्यादा मात्रा में कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स, ज्यादा मात्रा में C5 भी बना, ज्यादा मैक फॉर्मेशन होगा। ओके, ठीक है। हाई कन तो कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन इसको रेगुलेट करते रहता है, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो मैक जो है अगर ज्यादा बना तो क्या करेगा, ये मैक जाके बैठना चाहिए था पैथोजन पर, ठीक है, ज्यादा बनने की वजह से ये आपके सेल्स पर भी एक्यूमुलेट होंगे। तो क्या होगा, एंड द रिजल्टिंग सेल फ्रेगमेंट, तो एक्यूमुलेट होंगे तो आपके सेल्स भी, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या हो गया, प्रोग्राम सेल डेथ इंड्यूस हो जाएगा, एपोप्टोटिक नेक्रोसिस। या ये भी हो सकता है, दोनों चीज है इसमें, दोनों बात लिखा हुआ है, एपोप्टोटिक नेक्रोसिस भी होगा क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया सम ऑफ द सेल्स वेर शोइंग एपोप्टोटिक नेक्रोसिस एंड some of the cells are also dying because of this मैक, सिर्फ अकेले मैक की वजह से भी। तो दोनों चीज हो सकते हैं। 1 second, it has been converted now, I'll close it. Okay, स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? यस सर। ओके, सो देखिए सी, तो इस वजह से आपको क्या हुआ, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो है आपके ही सेल्स को मार रहा है, अपने ही सेल को, और ऑटो इम्यूनिटी हो गया। दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। फिर इंडीड कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड डैमेज इज ए प्रॉब्लम इन सेवरल ऑटो इम्यून डिसीज। वास्तव में ऐसा है कि कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड डैमेज जो है इज ए प्रॉब्लम इन सेवरल ऑटो इम्यून, बहुत तरह के ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें ये देखा गया है कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड डैमेज हो रहा है। एंड द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज कंसिडर्ड ए टारगेट फॉर थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन इन ऑटो इम्यून सिंड्रोम्स। मतलब उन बीमारियों से, ऑटो इम्यून बीमारियों से बचाने के लिए वैसी दवाओं का विकास किया जाए, बनाया जाए जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को टारगेट करे, यानी उसको दुरुस्त करे, तब जाके ऑटो इम्यूनिटी रुकेगी। एम आई क्लियर? यस सर। So can a eukaryotic cell recover from a MAC attack? The question arises. Yes, it can. Well-documented studies have demonstrated that MACs can be removed from cell surface either by shedding MAC-containing membrane vesicles, जो बताया आपको, वेसिकल शेड कर गया, into the extracellular fluid, or by internalizing and degrading MAC-containing vesicles in intercellular lysosome. दोनों तरीका, या तो उसको इंटरनलाइज करके अपने लाइसोसोम में फ्यूज करा के वहां पर उसको डाइजेस्ट करके उसको यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, मैक में प्रोटीन है, उसको डाइजेस्ट करके अमाइनो एसिड्स निकाल के अपने काम के लिए यूटिलाइज कर लेगा फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर टाइप ऑफ प्रोटीन्स, या नहीं तो उसको पिंच ऑफ करके वेसिकल्स को बाहर छोड़ देगा एक्स्ट्रा सेलुलर। दोनों तरीका कर सकता है। इफ द मैक इज सेड और इंटरनलाइज्ड, यहां पर इसका रोल है, अगर अंदर हो गया, internalized हो गया, then soon enough after its initial expression on the membrane, the cell can repair any membrane damage and restore its osmotic stability. ठीक है, तो तुरंत से फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिपेयर भी कर लेता है, पिंच ऑफ हुआ या इंटरनलाइज हुआ। एंड अनफॉर्चुनेट कोरोलरी of this capacity to recover from MAC attack is that complement mediated lysis directed by tumor specific antibodies may be rendered ineffective by endocytosis or shedding of the MAC. देखिए इससे एक नुकसान भी हो गया, क्या, जब उसको इंटरनलाइज कर रहा है तो इंटरनलाइज करने की वजह से क्या हो रहा है
ये अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य से ये इसका कॉन्सिक्वेंस है ऑफ दिस कोरोलरी, मतलब दोनों तरफ इवेंट चल रहा है, पैथोजन को मारना भी है, होस्ट को बचना भी है, क्योंकि सेम हथियार जो है होस्ट को भी घायल कर सकता है, जिस हथियार से वो मार रहा है, अगर वो उल्टा तीर चल गया तो उसको भी कर सकता है। तो ये इसका दुर्भाग्य है कि कोरोलरी ऑफ दिस कैपेसिटी टू रिकवर फ्रॉम मैक इज दैट कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस डायरेक्टेड बाय, अब इस पर ध्यान दीजिए, इस पोर्शन पर, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस डायरेक्टेड बाय ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। ठीक है, ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन योर बॉडी, ठीक है, जो कि ट्यूमर सेल्स की पहचान करते हैं। तो ट्यूमर सेल्स की पहचान किए तो मैक जो है अगर ट्यूमर सेल्स के ऊपर बैठ गया और इंटरनलाइज हो गया तो वो तो नॉन स्पेसिफिक इंटरनलाइजेशन है। ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो वहां पर है वो वेसिकल्स में भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अब क्या हुआ, पहचान गायब हो गई कि ये ट्यूमर स्पेसिफिक सेल है, ठीक है, तो ट्यूमर इंड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज अनफॉर्चुनेट ऑफ दिस, लेकिन एक तरफ से ये हमको बचा भी रहा है। लेकिन जब ट्यूमर हो गया, ओके, अगर ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज था तो ट्यूमर सेल को मौका लग गया। ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज मे बी रेंडर्ड इनइफेक्टिव बाय एंडोसाइटोसिस और शेडिंग ऑफ द मैक। नाउ द ट्यूमर विल बी जनरेटेड इन दैट इंडिविजुअल। डिफेंस तो हो गया पैथोजन से, लेकिन उसका अपना सेल जो ट्यूमर एंटीबॉडीज थे उसके ऊपर वो भी इंटरनलाइज हो गए, सो वो छुप गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर इसको एक बार फिर से बताइए ना। किसको? दिस वन एन अनफॉर्चुनेट कोरोलरी। ये छिप गया। देखिए, सपोज एक सेल जो है वो ट्यूमर के रूप में हो गया, मतलब ठीक है, सेल जो है बॉडी में ये होते रहता है एंड दोज सेल्स आर एलिमिनेटेड कंटिन्यूअसली। इफ दैट सेल अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो गया बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक्स अपस्ट्रीम द पाथवे, देन ट्यूमर स्पेसिफिक सेल्स के ऊपर, ट्यूमर सेल्स के ऊपर, क्योंकि उसकी पहचान मिल गई, आगे हम पढ़ाएंगे, एक मार्कर होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मार्कर है, ठीक है, एरिथ्रोसाइट, WBC, बी सेल, टी सेल, कुछ ऐसे प्रोटीन है जो कि सिर्फ उसी सेल के ऊपर पाए जाएंगे। जैसे टी सेल रिसेप्टर सिर्फ टी सेल के ही ऊपर मिलेगा, किसी दूसरे सेल के ऊपर नहीं मिलेगा। बी सेल रिसेप्टर सिर्फ बी सेल के ऊपर मिलेगा, ओके। तो पहचान है, जैसे आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर जो आपका एंटीजेंस है, जो ब्लड ग्रुप ए बी ओ, वो आरबीसी के ही ऊपर मिलेंगे, ओ में तो कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह अलग अलग पहचान है। ट्यूमर जो सेल्स हो गए जनरेट, उसके अंदर नया तरह उसकी पहचान, जो मार्कर्स है, जो सेल सरफेस प्रोटीन्स है, वो एकदम नया तरह का हो जाता है। ये बात आप समझिए, उसका मॉलिक्यूलर डिटर्मिनेंट्स चेंज हो जाते हैं। सपोज एक कोई WBC न्यूट्रोफिल, सपोज किसी का, अब वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन उसमें स्टार्ट हो गया, सपोज, then the markers present on the neutrophil cell surface will not be the same as of the healthy neutrophil, ठीक है, हेल्दी न्यूट्रोफिल के ऊपर है। तो यहाँ पर मार्कर, तो ये दीज मार्कर्स which are present only on the tumor cells, ये भी ट्यूमर सेल को पहचानने के लिए, ये इसका भी एक अलग मैकेनिज्म है, ठीक है। ये ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उस ट्यूमर सेल्स को आइडेंटिफाई कर ले और उसको एलिमिनेट करे, इसलिए है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एंटीबॉडी जनरेट अगर हुआ है बॉडी में, ठीक है, अगेंस्ट दोज न्यू एंटीजेंस, ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजेंस, then those antibodies or the receptors involved in that, the molecular markers which are involved in that, अगर वो मैक वहां डिपॉजिट हुआ और मैक के साथ इंटरनलाइज्ड हो गया those antibodies, then the identity of that uncontrolled cell division cell, identity of the cell which is under the uncontrolled division is lost. So now the tumor cell is free to divide again,
Now the progeny of those cells will again produce the markers. ठीक है, मैक आया, फिर से उसको डिपॉजिट करके फिर इंटरनलाइज हो गया, फिर और ज्यादा ट्यूमर सेल्स विल बी जनरेटेड. सो इट इज स्केपिंग. तो ट्यूमर अनकंट्रोल सेल, अब हर बार डिवीजनों की संख्या बढ़ती जा रही है ट्यूमर सेल्स की. तो मैक जो है कुछ को मार पाया, शुरू में कंप्लीट को मार देता है तो खत्म हो जाता है सारा लीनिएज, कुछ बच गए. फिर उसके बाद 2 से 4 हो गया, 4 से 2, जब 4 से 8, 8 के स्टेज में आया तो मान लिया कि 4 को मार पाया, 4 छूट गए, तो अब 4 वाले फिर 8 कर देंगे फिर. तो इसी तरह संख्या फिर ट्यूमर सेल्स की बढ़ती जा रही है. Are you have I answered your question, Sikinda? Yes, sir. तो ये हो गया इसकी वजह से, क्योंकि मैक इंटरनलाइज हुआ इस वजह से. मैक विल ऑल्सो सिट ऑन द ट्यूमर सेल्स. ठीक है, और ट्यूमर सेल्स के ऊपर मैक बैठा तो ट्यूमर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जो है विच इज एक्सप्रेस्ड ऑन द सेल सरफेस, उसके साथ जो एंटीबॉडी बाइंड किया और द रिसेप्टर्स इन्वॉल्व इन द killing of that cell will also get internalized in this mechanism. So different types of microorganisms are susceptible to complement induced lysis to varying degrees. इसी वजह से अलग अलग तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म है, लाखों करोड़ों तरह के माइक्रोऑर्गेनिजम्स है, सबका अपना अपना खासियत है. तो अलग अलग तरह का ससेप्टिबिलिटी है उसमें कॉम्प्लीमेंट इंड्यूस्ड लाइसिस का, वेरिंग डिग्रीज, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है. ओके, सो एंटीबॉडी एंड कॉम्प्लीमेंट एंटीबॉडी, देखिए अब आपकी सुरक्षा कौन कर रहा है? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन होस्ट डिफेंस अगेंस्ट वायरसेस के अगेंस्ट, एंड कैन बी क्रूशियल बोथ इन कंटेनिंग वायरल स्प्रेड ड्यूरिंग एक्यूट इन्फेक्शन एंड इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट री इन्फेक्शन. तो देखिए क्या होता है, वायरस जो है इंटरनलाइज हो जाता है सेल के अंदर, तो क्या होगा, वायरस के फ्रेगमेंट्स जो हैं, दैट फ्रेगमेंट्स विल आल्सो बी एक्सप्रेस्ड अलोंग विद द प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है उसके साथ दैट फ्रेगमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड ऑन द सेल सरफेस. तो इस तरह से वायरस इन्फेक्टेड सेल की पहचान होती है. वो अपना वायरस इंटरनलाइज्ड हुआ, वायरस विल बी फ्रेगमेंटाइज्ड and the fragments of those viruses will be expressed on the cell surface along with the host protein. तो दिखा रहा है कि देखो मेरे पास ये फ्रैगमेंट है वायरस का, इसका मतलब हम घायल हैं, हमारे अंदर वायरस घुसा हुआ है. सो सेल क्या करेगा उसमें, उस केस में सेल विल किल द एंटायर सेल. योर इम्यून cells involved in the immunity will kill the entire cell which is infected with the virus. सो वो होता है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंड कैन बी क्रूशियल बोथ. इसीलिए वायरस के इन्फेक्शन में प्रॉब्लम हो जाता है इम्यूनिटी के लिए, चैलेंज हो गया. एंड क्योंकि बताया अभी आपको, सेल है, अगर लिविंग सेल है, न्यूक्लिएटेड सेल है, तो वो तो है, ठीक है, उसको एनगल्फ कर लेगा, फेगोसाइटोज कर लेगा, मैक बैठा देगा, एंटीबॉडी बना लेगा, टी सेल रिसेप्टर मीडिएटेड इम्यूनिटी आएगा, बी सेल रिसेप्टर मीडिएटेड. लेकिन वायरस आपके खुद के सेल के अंदर घुस गया है. जैसे किसी के घर में आतंकवादी घुस जाए तो अब और उस घर के अंदर बच्चे बूढ़े सब हों, इनोसेंट वंस, अब क्या करेगा? अब आतंकवादी बम फोड़ेगा तो पूरा 50 आदमी मरेगा. तो अब सरकार, सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करती है, कभी कभी उस पूरे घर को ही उड़ा देती है. चलो 4-5 इनोसेंट मर गए लेकिन बाकी बच गया. रसिया ऐसा ही करता है, इजराइल वगैरह ऐसा ही करता है, मतलब. ओके, सो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़िए. एंटीबॉडी एंड कॉम्प्लीमेंट, तो सेल भी इसी तरह करता है, जो वायरस घुस गया जिस सेल में, उसका फेट तय हो गया, अब उसको मरना है, बस कुछ नहीं किया जा सकता उसके साथ. इसीलिए देखिए कोरोना में वायरस जो है इन्फेक्ट कर दिया सेल को, तो सेल जो है आपके रप्चर हो होके जिसको कोरोना होता है, सेल जो है लॉस होते चला गया उसका रेस्पिरेटरी सेल्स, alveolar cells, and alveolar cells are terminally differentiated cells. वो फिर बनेंगे नहीं, एक बार जो लॉस हुआ गया. ओके, सो अगर और कम होते चला गया फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड सो फोर्थ. कहाँ पर थे हम लोग? So different types of microorganisms are susceptible to combined lysis of the antibody and complement.
Both of these things are playing an important role in host defense against viruses and can be crucial both in containing viral spread. वायरल स्प्रेड को रोकने के लिए एंटीबॉडी मीडिएटेड एंड कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड दोनों जरूरी है. Spread during acute infection and in protecting against the infection. Most enveloped viruses include herpes virus, including herpes virus. Herpes virus आपका क्या है? ये वन सेक, ये डीएनए वायरस है शायद, है ना? herpes virus is a DNA virus causing herpes. Any group of DNA virus, हाँ DNA virus, इसका जीनोम DNA causing herpes and other diseases. herpes और आपका ऑर्थोमिक्सो वायरस है, ये इन्फ्लुएंजा काउज करता है, आरएनए वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ऑर्थोमिक्सो वायरस. और एक लेकिन इसमें जो आरएनए वायरस है दैट इज इन द पॉजिटिव सेंस, उसका जो हेलिकल टर्न है तो पॉजिटिव सेंस में है. दो तरह से हेलिकल टर्न हो सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है. ऑर्थोमिक्सो पॉजिटिव है एंड पैरामिक्सो वायरस निगेटिव है. दोनों इन्फ्लुएंजा काउज करता है. ये पैरा टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा काउज करता है, ये नॉर्मल इन्फ्लुएंजा है. सच एज सर herpes वायरस क्या काउज करता है? हर्पिस. हर्पिस सुने हो नाम? हर्पिस. सर वो जो सर फुला फुला टाइप का हो जाता है हाँ स्किन, ऐसा कुछ सर. हाँ, सर्च करना हर्पिस में क्या होता है. ठीक है. और हार्पिक टाइप, हार्पिक भी बोलते हैं क्या सर इसको? हार्पिक नहीं, हर्पिक. हर्पिक, हर्पिस. हर्पिस देखो, हर्पिस. ओके सर. Any group of virus disease caused by herpes virus affecting the skin. ठीक है, स्किन में ब्लिस्टर्स हाँ सर, ये स्किन को इफेक्ट करता है. यस सर, और नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है इफेक्ट करता है. हर्पिस वायरस. और ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, ऑर्थोमिक्सो एंड पैरामिक्सो आरएनए वायरस. एंड काउजिंग ये, लेकिन ये लिख रहा है यहाँ पर मीजल्स और मम्स. हाँ, ये इन्फ्लुएंजा वायरस भी मीजल एंड मम्स काउज करता है, वो भी कारक करता है. एंड पैरामिक्सो वायरस ये भी इन्फ्लुएंजा काउज करता है. Look up paramyxovirus. Paramyxovirus, any group of RNA viruses similar to the myxovirus, but larger and hemolytic. खून को फाड़ देगा ये. Including those causing mumps, measles, distemper, rinderpest, and various respiratory infections. Parainfluenza. अच्छा छोड़ो. Such as influenza and retroviruses. ये RNA वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस. ठीक है, तो ये अपना डीएनए का कॉपी बना के इंसर्ट करेगा जीनोम में. दीज आर द टाइप ऑफ वायरस. आरएनए वायरस आर ससेप्टेबल टू कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस. तो ये सब वायरस भी जो है देखा गया है कि कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस इनका हो सकता है. जैसे एंटोवायरस, कोरोना वायरस, एचआईवी वायरस, इनका भी हो सकता है. लेकिन क्या चाहिए उसके लिए? ऑप्सोनिन्स चाहिए. ठीक है, ऑप्सोनिन्स का बहुत बड़ा रोल है. C3b फ्रैगमेंट्स, तो C3b फ्रैगमेंट जो जनरेट होगा दैट विल गो एंड बाइंड कोवैलेंटली टू द एंटीजेंस. वहां से पकड़ में आ गया ऑप्सोनिन के द्वारा तो ठीक है, नहीं तो अगर ऑप्सोनिन को भी अवॉइड कर गया ये तो क्या होगा? फिर सेल के अंदर इंटरनलाइज कर जाएगा, अंदर चला गया. अब एक बार सेल के अंदर घुस गया तो फिर ऑप्सोनिन बेकार है. घुसने से पहले अगर ऑप्सोनाइज्ड हो गया, जल्दी से नहीं घुस पाया, ऑप्सोनाइज्ड हो गया, तो इसका इलाज हो सकता है. और घुस गया तब फिर आना पड़ेगा साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स को, तो फिर पूरा सेल को मारना पड़ेगा. ओके. However, some bacteria are not susceptible to MAC attack. देखिए, बैक्टीरिया ने स्ट्रेटेजी बना लिया मैक अटैक को अवॉइड करने के लिए. सम बैक्टीरिया, नॉट ऑल. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल इफिशिएंटली रिपेल कॉम्प्लीमेंट असॉल्ट. हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है इसके लिए असॉल्ट है. सॉरी. As the complement proteins cannot penetrate the bacterial cell wall to gain access to the membrane beyond. क्योंकि मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर नहीं है, बहुत सारा लेयर है उसके ऊपर.
ठीक है, मेम्ब्रेन को ही मोटा कर लिया, वो मेम्ब्रेन को मोटा कर लिया तो मैक जो फिट होगा उसमें, उसका हाइड्रोफोबिक जो डोमेन है, तो हाइड्रोफोबिक डोमेन का जो लेंथ है दैट इज एक सीमा में ही रहेगा। बहुत ज्यादा थिक कर लेगा तो पोर को क्रिएट नहीं कर पाएगा। सी इफ दिस लेयर, इसको अगर कोई मोटा कर दे, खूब मोटा हो गया ये, तो ये पेनिट्रेट कर पाएगा? C7 C8 प्रोटीन्स नहीं कर पाएगा पेनिट्रेट। सो इन सम बैक्टीरिया दिस लेयर इज खूब मोटा, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ओके, in some gram-positive bacteria, not all, penetrate the bacterial cell wall to gain access to the membrane beyond. ठीक है, तो मेम्ब्रेन के बियॉन्ड नहीं जा पा रहा है। In contrast, when attacking gram-negative bacteria, complement first permeabilizes the outer layer and following destruction of the thin cell wall lyses the inner bacterial membrane. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये कर पाता है। क्या कर रहा है फिर उसमें? पहले फर्स्ट परमिएबलाइज किया आउटर लेयर को, आउटर लेयर होगा पॉलीसेक्राइड लेयर, उसको परमिएबलाइज किया, उसके अंदर धंसा, घुस गया उसमें कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, मोटा लेयर था। फॉलोइंग डिस्ट्रक्शन ऑफ द थिन सेल वॉल, सेकेंड काम, थिन सेल वॉल को डिस्ट्रक्शन हुआ, किया वहां। अब कैसे किया ये अब नहीं बता सकते हैं हम, कैसे करेगा, उसका तो काम है मेम्ब्रेन में हाइड्रोफोबिक। सर लेकिन ये क्लासिकल पाथवे में तो नहीं ना होता, ये लैक्टिन और अल्टरनेटिव पाथवे में ही ना होता है। क्या चीज नहीं समझ सर पाया? ये जो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स जो भी बैक्टीरिया है सर, सो तो सर ये लैक्टिन और अल्टरनेटिव पाथवे में ही ना रोल करता है, क्लासिकल में तो नहीं होता है। देखिए, हो क्यों नहीं सकता है, हो सकता है। अगर क्लासिकल, अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, पॉजिटिव बैक्टीरिया या नेगेटिव बैक्टीरिया, एनी टाइप ऑफ पैथोजन, अगर उसके एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गया है, सपोज इफ द इंफेक्शन इज क्रोनिक, कुछ दिन से इंफेक्शन होके रखा हुआ है, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने में टाइम लगेगा, एक हफ्ता तो लगेगा कम से कम। तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गया और एंटीजन से बाइंड कर गया तो क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी प्रोडक्शन होने में तो टाइम लगेगा। और अगर बैक्टीरिया के पास इस तरह का कोई स्ट्रेटजी है जो ये आपको बताया, इंटरफेरेंस विद एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट इंटरेक्शन, जिसमें एंटीबॉडी को ही वो डिप्लीट कर दिया, हटा दिया वहां से, तो एक बाईपास कर जाएगा उसको। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेक्टिन पाथवे से और अल्टरनेटिव पाथवे से इमीडिएटली जो है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन स्टार्ट हो सकता है और होता भी है। ये सर वही तो, क्लासिकल में तो सर वायरस होता है ना, HIV और कोई रेट्रो वायरस वगैरह। फिर गलत बोल रही हूँ, क्लासिकल में क्या वायरस होता है? क्लासिकल में तो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है क्लासिकल पाथवे टू स्टार्ट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी हाँ ये सर बाइंडिंग। ठीक है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द पैथोजन सेल सरफेस, दैट इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट द क्लासिकल पाथवे। तो प्रॉब्लम यही है कि एंटीबॉडी कहाँ से आएगा? एंटीबॉडी आने के लिए पहले पैथोजन इन्फेक्ट करेगा, उस व्यक्ति को बीमार करेगा, कुछ दिन के बाद एंटीबॉडी बनेगा उसके अंदर, फिर एंटीबॉडी एक्सप्रेस होगा, तब क्लासिकल पाथवे आएगा अपना रोल में। ओके, तो इतने देर में तो टाइम लग जाएगा, वो डिफेंस नुकसान हो जाएगा इंडिविजुअल को। इसीलिए लैक्टिन पाथवे का इवोल्यूशन हुआ, अल्टरनेटिव पाथवे का इवोल्यूशन हुआ कि एंटीबॉडी का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, दो तरीका है, तो पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल से ही पहचान जाइए कि वही है, बैक्टीरिया ही है। जैसे लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर अगर प्रेजेंट है, समझ लीजिए बैक्टीरिया, मारो उसको। अपना कोई भी होस्ट सेल के ऊपर लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर नहीं होता है, ये बैक्टीरिया में ही होता है, स्पेसिफिक टू बैक्टीरिया। लाइक दिस देन लैक्टिन पाथवे विल कम, और उसको इंतजार नहीं करा अब एंटीबॉडी बनने का, तो ये बाद का चीज है। और फिर अल्टरनेटिव पाथवे, मान लो पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल भी नहीं है, तो सेल इतना सेक्रीफाइस करता है, C3 बहुत ज्यादा मात्रा में बना रहा है। ओके, C3 बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा है, और उसका कितना 0.05% ही सिर्फ टिक ओवर हो रहा है। ओके,
क्योंकि इट इमीडिएटली डिएक्टिवेट्स। यस सर बोलिए। क्या समझे? दिल्ली में कुछ कहाँ बैठे हुए हंस रहा है? मतलब क्लास पर ध्यान नहीं रहता आप लोगों का? मतलब सर बोल रहे हैं, मोबाइल म्यूट करके अपना आराम से, गलती से अनम्यूट हो गया तो तो फिर क्या होता? देखो कल हम आप लोगों पर थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया, क्योंकि पहले हम देख रहे थे कि लोग, क्योंकि स्टूडेंट हमको मिलेंगे इंटरेस्ट पढ़ने वाले, तो हमारा भी उतना ही इंटरेस्ट जाएगा इधर से। हमको बीएससी वाले को पढ़ाने में आजकल ज्यादा मजा आ रहा है। कल रात को भी 12 बजे तक उन लोग को क्वेश्चन बम्बार्ड कर रहा है, हम सारे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं उन लोग का। फिर सुबह उठ के उन लोग को पढ़ाया दिए 3 क्लास, है ना। आप लोग को पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि कथा सुना रहे हैं, कोई कोई सवाल नहीं करते, सिर्फ 1-2 बच्चे हैं जो सवाल करते हैं। स्नेहा, इसगिंधा हो गई, कभी कभी दीपा भी पूछ, बाकी सब कथा सुनते हैं। और मोबाइल को चालू कर दिए और म्यूट कर दीजिए, आराम से उधर सर बोल रहे हैं, देख लेंगे बाद में रिकॉर्डिंग, वो बाद में टाइम नहीं आता है जल्दी। कोई नहीं, जैसे करना हो करो तुम लोग, मेरा काम है पढ़ाना, हम पढ़ा देंगे। क्वेश्चन नहीं पूछोगे आप लोग तो कोई बात नहीं। तो सर हम लोग का भी क्लास लीजिए सर। ले तो रहे ही है ना, हम भी तो देखो अब क्या होगा, आपको जो काम करने में ज्यादा मजा आएगा वो ज्यादा करोगे। बीएससी वाले को पढ़ाने में सर बहुत मजा आता है हमको, तो हम थोड़ा सा ज्यादा लालची है, हम उसको ज्यादा टाइम दे दिए हम। देखो कोई ढंग से, अभी आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हुए हो, पहले तो और भी ढीले थे, उसमें भी बहुत कम लोग, 10 लोग हैं। वो लोग का क्लास लेते हैं तो फटाक से 5 मिनट के अंदर 25 को भर जाता है तुरंत। बहुत कम है पूरे क्लास में। क्या बोले? स्टूडेंट भी बहुत कम है क्लास में सर। हाँ तो स्टूडेंट तो एक तो कम और है। हाँ कोई बात नहीं। कंटिन्यूटी भी सर। हाँ कोई बात नहीं, हम वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखो अब क्लास करो, अब जितना देर भी पढ़ा रहे हो उतना देर तो कम से कम ध्यान रखो। हम देख सुनते हैं कोई अपना बच्चा के साथ बैठा हुआ है, उधर कोई काई कुई कर रहा है, कोई कहीं बैठा हुआ है, गलती से अनम्यूट हो जाता है तो उसको चोरी पकड़ा जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, आप उनका जानो जो काम है। ओके, कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहा था ये सब बता ही दिया आपको, परमियलाइज कर रहा है और सेल वॉल को डिस्ट्रक्ट कर रहा है, उसके बाद वो पहुंच गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बैठ के, हो सकता है इसमें कुछ अदर प्रोटीन्स भी उसको मदद कर रहा हो सेल वॉल को लाइज करना, बिकॉज सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सो आई कैन नॉट आंसर दिस राइट नाउ, बट मैं इसको खुद भी खोजूंगा सेल वॉल को कैसे राइज कर रहा है, करेगा मैक। ओके, क्योंकि मैक में हाइड्रोफोबिक डोमेन है, दैट हाइड्रोफोबिक डोमेन इज केपेबल ऑफ इंसर्टिंग इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अपने आप चला जाएगा पैसिवली। So MAC has been found to localize at the regions of the opposition of the inner and outer cell walls and breaches them both simultaneously. ठीक है। Neisseria meningitis क्या है? देखिए, meningococcus bacteria, species of Neisseria meningitis, often referred to as meningococcus, is a gram-negative bacterium that can cause meningitis and other forms of meningococcal disease such as meningococcemia, a life-threatening sepsis. The bacterium is referred to as coccus because it is round, and more specifically Diplococcus because of its tendency to form pairs. About 10% of the adults are the carriers of the bacteria and in their nasopharynx. तो हर 10 आदमी के एक के अंदर नाक और जो गला का जो कॉमन रीजन है वहां पर ये बैक्टीरिया है, but it is not causing the disease, okay, because your immune system has taken care of it. So it's a gram-negative bacteria that is susceptible to MAC-induced lysis. देखिए MAC ही बचा रहा है आपको इस बैक्टीरिया से। And patients who are deficient in any of the complement components. ठीक है, अगर मैक का, सर ये ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है? देखिए ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर
स्पेशल क्योंकि उसको स्टेन करने पर कलर डेवलप नहीं होता है स्टेन, एंड दैट इज नेगेटिव में दैट इज बिकॉज ऑफ ए, मैं शेयर करता हूं स्क्रीन, दैट इज बिकॉज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट लेयर विच इज प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस। वन सेक, मैं क्लास में बताया हूँ आपको पहले, बायोकेमिस्ट्री जब पढ़ाया था, अगर याद हो आपको, प्रिपरेशन जेआरएफ के लिए, उसमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों का सरफेस में क्या डिफरेंस है वो मैंने दिखाया था। अभी कोई नहीं, फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं मेमोरी। ग्राम पॉजिटिव, स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? सर यस सर, पर सर ये कुछ आया नहीं है इसमें। नहीं नहीं, और स्क्रीन शेयर कहाँ किया? वन सेक, स्क्रीन से सफारी सफारी सफारी, हाँ सफारी, अब दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। ये बहुत चालाक है पिक्चर वाले, मैग्नीफाई ही नहीं करने देते हैं। अरे अभी होगा। दिख रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. ओके, अब आप देख लीजिए क्या डिफरेंस है। यस सर। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर दोनों में है। ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर मोटा है, ओके, एंड यस सर, हाई अमाउंट में। आउटर मेम्ब्रेन इज देयर इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आप देख लीजिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा प्रोटेक्टेड है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, लेकिन ज्यादा कम नहीं कर सकते हैं। ग्राम अब कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड मैक मीडिएटेड लाइसिस जो होगा, अब देखिए ऊपर में भी इसको मिल गया एक आउटर मेम्ब्रेन, तो इस पर इट विल इजिली सिट और नॉट। मैक यहां पर मैक आराम से बैठेगा कि यहां पर बैठेगा, अंत बताइए। क्योंकि यहाँ पर लिपिड बाय लेयर है, एंड मैक में जो हाइड्रोफोबिक डोमेन है दैट विल पेनिट्रेट और एंकर इट इन द लिपिड बाय लेयर इजीली, तो यहाँ पर वो एंकर हो जाएगा आराम से। इट इज इजी फॉर देम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के लिए इजी है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अटैक करना। यस सर, थैंक यू सर। And peptidoglycan layer, many layers of tough peptidoglycan layer, ये tough layer होता है, tough structure है, tough molecule है। इसमें प्रोटीन है एंड ग्लूकोज है। पेप्टिडोग्लाइकन प्लस अदर प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आल्सो। सो दिस लेयर, अगर एक ही लेयर था तो फिर यहाँ मैक अटैक मैक हुआ, पोर क्रिएट हुआ, एंड देन it will rupture this, it will reach here, and then slowly it will rupture this also. But here the tough layer of many layers are present, so here it is difficult, okay, so because of this. ओके, सो इसमें क्या हुआ, निसीरिया मेनिंजाइटिस भी है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, and it is susceptible to MAC induced lysis, and proteins who are deficient। अब देखिए
पेशेंट्स जिसमें ये कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट डेफिशिएंट है, सपोज कुछ उसमें C3 कंपोनेंट, C5 कंपोनेंट्स में अगर म्यूटेशन हो गया, अगर डेफिशिएंट हो गया, that individual becomes very much susceptible for this attack. Neisseria meningitis, a life-threatening condition will arise because of this alone. Because in the person, the complement system is working fine, even if this bacteria is present in your nasopharyngeal region, this is not able to attack you. सर इसी मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया के वजह से मेनिंजाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन सर। मेनिंजाइटिस के और भी कारण है, ठीक है। मेनिंजाइटिस सिर्फ इसी के वजह से नहीं हो जाता है। मेनिंजाइटिस इज ए कंडीशन व्हेन ब्रेन इज इन्फेक्टेड। अभी तो वायरल इन्फेक्शन ही होता है ना सर। मेनिंजाइटिस मान लो कि ब्रेन का सर्जरी हुआ है और उस समय कोई इन्फेक्शन हो गया, a serious meningitis, a serious disease in which there is an inflammation of meninges layer है ब्रेन का, caused by viral or bacterial infection and marked by intense headache and fever. So any type of infection in the meningeal layer or the region of your brain, is called as meningitis. And meningitis is also happening because of this Neisseria. वायरस भी कर सकता है meningitis, क्योंकि meninges जो है they are susceptible for the attack, क्योंकि वहां पर ब्लड और कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स की पहुंच नहीं है, प्रोटीन्स की। there is a blood brain barrier, इसीलिए वो कॉम्पैक्ट। once it is ruptured during surgery और अच्छे से टेकन केयर नहीं लिया गया उसका, या उसका एंटीबायोटिक अच्छे से नहीं चला, या कोई तगड़ा इन्फेक्शन हो गया उसको, then this condition develops. Okay, okay, चलिए आगे बढ़े। Yes sir. देखिए अब प्रमोशन ऑफ ऑप्सोनाइजेशन, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये सारा फंक्शन हम हेडिंग में पढ़ रहे थे, किस हेडिंग के अंदर? दिस इज द सेकेंड फंक्शन हेडिंग, कॉम्प्लीमेंट एनहांसेस होस्ट डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। उसमें सब पॉइंट था मैक इंड्यूस्ड सेल डेथ, या आप ऐसे कर सकते हो सबका ब्लैक लाइन को एक अलग अलग पॉइंट बना के 10-12 पॉइंट सब बन जाएगा, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोशन ऑफ ऑप्सोनाइजेशन, वेरी